नमस्कार, मैं हूं विवेक। देश के सबसे विश्वसनीय चुनावी शो 2024 कौन जीतेगा में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव में 227 दिन का वक्त रह गया है। क्या नीतीश कुमार इंडिया का संयोजक बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे हैं? मध्य प्रदेश के लिए अमित शाह का सीक्रेट प्लान क्या है? और रात के अंधेरे में शिवपाल ने थाना क्यों घेरा? पूरा विश्लेषण होगा। विपक्षी गठबंधन इंडिया के हंगामे की वजह से संसद की कार्यवाही तक नहीं चल पा रही। गठबंधन मोदी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लेकर आया है, जिस पर अगले हफ्ते चर्चा हो सकती है। मोदी को घेरने के लिए विपक्षी गठबंधन ने जिस इंडिया का गठन किया है, उसका संयोजक कौन होगा, इसका सस्पेंस अभी भी बना हुआ है। और अब नीतीश के विरोधी कह रहे हैं कि नीतीश कुमार संयोजक बनने के लिए प्रेशर पॉलिटिक्स बना रहे हैं। कांग्रेस पर दबाव बढ़ाने के लिए बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं किया जा रहा है। पटना से प्रकाश कुमार की पॉलिटिकल रिपोर्ट है, देखिए। राहुल गांधी और नीतीश कुमार की बातचीत का ये वीडियो 23 जून का है। विपक्षी एकता की बैठक के बाद उस दिन राहुल गांधी ने नीतीश कुमार से मंत्री बनाने को लेकर पूछा था। महीने भर से ज्यादा का वक्त बीत चुका है, लेकिन मंत्रिमंडल विस्तार पर टोपी ट्रांसफर का खेल जारी है। परसों नीतीश कुमार से जब पूछा गया तो उन्होंने तेजस्वी यादव की तरफ इशारा कर दिया। अब मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर फंसे पेच पर एलजेपी सांसद चिराग पासवान नई थ्योरी ले आए हैं। आपस में गठबंधन में दरारें तो दिख ही रही हैं। मंत्रिमंडल विस्तार नहीं होना कहीं ना कहीं प्रेशर पॉलिटिक्स भी तो है। किस तरीके से राजद के मंत्रियों को अपमानित किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं दबाव बनाया जा रहा है। भाई मुख्यमंत्री जी की बड़ी ख्वाहिशें हैं, उनको संयोजक बनना है, तो दबाव की राजनीति का भी एक हिस्सा हो सकता है कि भाई जब तक आप हमको संयोजक नहीं बनाते, राजद के ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि भाई नहीं बनाओगे तो हम मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं करेंगे, और इसी तरीके से दबाव बाकी दलों पर भी मुख्यमंत्री बनाते हैं। चिराग पासवान के इस बयान की वजह भी है। वो वजह क्या है, अब जरा उसका विश्लेषण करते हैं। अभी 18 जुलाई को बेंगलुरु में एक विपक्षी नेताओं की बैठक हुई थी, जिसमें नाम रखा गया इंडिया, और इसके बारे में ये भी बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने जो चर्चा की थी, जो सुझाव दिए थे, उसे नहीं माना गया था। और यहाँ तक ये भी बताया गया कि नीतीश कुमार के नाम की घोषणा बतौर संयोजक होगा, लेकिन वो भी नहीं हुआ। अब बीजेपी कह रही है कि नीतीश कुमार इसी से नाराज होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस से पहले वो पटना के लिए निकल गए। इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार ने ही विपक्षी गठबंधन की एकता की मुहिम शुरू की थी। कहा जाता है कि नीतीश की ख्वाहिश गठबंधन का संयोजक बनकर राष्ट्रीय राजनीति में सक्रिय होने की है, लेकिन ये इच्छा पूरी नहीं हो रही। अब खबर है कि 25-26 अगस्त को मुंबई में विपक्षी गठबंधन इंडिया की मीटिंग हो सकती है, जिसमें संयोजक पर फैसला होगा। उससे पहले बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार होता है या नहीं, ये देखने वाली बात होगी। अभी इस संबंध में मुझे कोई औपचारिक जानकारी नहीं है, क्योंकि गठबंधन के सहयोगी दल लगातार जो शीर्ष नेता हैं आपस में संवाद कायम रखते हैं। इसकी कितनी भागीदारी होगी, किस रूप में भागीदारी होगी, कौन सा विभाग होगा, ये तो सामूहिक रूप से तय होता है। और माननीय मुख्यमंत्री जी को गठबंधन चलाने का अनुभव है, तो गठबंधन वो संवाद के माध्यम से होते हैं, अपने निर्णय को थोपते नहीं हैं। कई सवाल भाजपा की तरफ से आता है कि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा है। जरा अपना बता दीजिए ना, कई माह से चल रहा है केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार, काहे नहीं हो रहा है? क्या एनडीए टूटने का डर है क्या? महागठबंधन पूरी तरह से मजबूती के साथ समावेशी विकास के लक्ष्यों को लेकर के आगे बढ़ रही है। सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता भले ही मंत्रिमंडल विस्तार को मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार बता रहे हैं, लेकिन ये नहीं भूलना चाहिए कि बिहार में लालू की पार्टी आरजेडी गठबंधन की सबसे बड़ी पार्टी है। बीजेपी का कहना है कि नीतीश लालू के दबाव में हैं। नीतीश कुमार जी बार बार इस बात को स्पष्ट कर रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार के लिए तेजस्वी यादव और लालू यादव से ही बात किया जाए। एक तो वो अपनी मजबूरी बता रहे हैं कि साहब मैं नाम का मुख्यमंत्री हूं, असली मुख्यमंत्री तो तेजस्वी यादव और उनके पिता लालू प्रसाद यादव जी हैं। अब तो सच्चाई यही है कि टेक्निकल तौर पे भी ये राजद को ही और तेजस्वी यादव को ही तय करना है कि किसके पास कौन सा मंत्रालय रहेगा और कितना मंत्रालय रहेगा। बिहार में अधिकतम 36 मंत्री बन सकते हैं। अभी आरजेडी से 15 मंत्री हैं, जेडीयू से सीएम समेत 13,
कांग्रेस से 2 और 1 निर्दलीय मंत्री हैं। बिहार में फिलहाल 5 मंत्री पद खाली है। पिछले साल जब महागठबंधन की सरकार बनी थी तब पहले सुधाकर सिंह और बाद में कार्तिक कुमार का इस्तीफा हो गया था। यानी इस लिहाज से आरजेडी के 2 मंत्री पद खाली हैं जिसे भरना है। वहीं कांग्रेस की डिमांड है कि कम से कम 2 मंत्री पद उन्हें मिलना चाहिए, लेकिन सूत्र बताते हैं कि आरजेडी और जेडीयू कांग्रेस को 2 सीट देने को तैयार नहीं है। और यहीं पर पेच फंसा हुआ है। 2 दिन पहले न तो नीतीश कुमार ने इस पर पत्ते खोले और न ही तेजस्वी ने। मैंने कहा ना कि ये होना चाहिए, ये तो बात हो चुकी, बड़े सहज अंदाज से बात हो गई, लीडरशिप के भी बात हो गई, लेकिन सिर्फ ये प्रश्न कांग्रेस के सामने नहीं, आपके माध्यम से मैं कहना चाहता हूँ, इंडिया जिताओ और भाजपा हराओ, वह भी मुख्य लक्ष्य है भाई साहब। ऐसे में सवाल बना हुआ है कि मंत्रिमंडल का पेच फंसाकर रखा किसने है। राजनीतिक गलियारों में जो चर्चा है वो ये कि भले ही नीतीश कुमार ने विपक्षी एकता की मुहिम शुरू की, पटना में देश भर के विपक्षी नेताओं को जमा कर दिया, लेकिन बेंगलुरु की मीटिंग होते होते विपक्षी एकता के मंच को कांग्रेस ने हाईजैक कर लिया। अब नीतीश को लग रहा है कि राष्ट्रीय राजनीति में चेहरा बनने का उनका बना बनाया प्लान फेल हो सकता है। बिहार की विपक्षी पार्टियां इसी आग को हवा देने में जुटी हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हुए और बात मध्य प्रदेश की करते हैं, जहां फिर अमित शाह रविवार को जाने वाले हैं। 20 दिनों में तीसरा मौका होगा जब अमित शाह मध्य प्रदेश जाएंगे। लोग ये जानना चाहते हैं कि आखिर 20 दिन में अमित शाह दौरों की हैट्रिक क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश की सत्ता में वापसी के लिए क्या अमित शाह का कोई सीक्रेट प्लान है? जुलाई महीने की 11 तारीख को गृहमंत्री अमित शाह भोपाल गए। रात को पार्टी मुख्यालय में नेताओं के साथ रणनीति बनाई। अभी 26 जुलाई को भी अमित शाह भोपाल पहुंचे थे और अब 30 जुलाई को फिर से भोपाल और इंदौर के दौरे पर गृहमंत्री अमित शाह जाने वाले हैं। लोगों के मन में ये सवाल है कि गृहमंत्री अमित शाह 20 दिन में दौरों की हैट्रिक आखिर क्यों लगा रहे हैं। मध्य प्रदेश उन 5 राज्यों में से है जहां साल के आखिर में विधानसभा के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश बीजेपी के लिए इसलिए भी अहम है क्योंकि 15 साल तक राज करने के बाद 2018 में बीजेपी सत्ता में वापसी नहीं कर पाई थी। वो तो जोड़ तोड़ की राजनीति रही कि 2020 में बीजेपी ने सत्ता बनाई, मगर अब फिर एक बार बड़ी चुनौती है सत्ता को बरकरार रखने की। इसलिए केंद्रीय मंत्री अमित शाह बार बार भोपाल आकर एक खास चक्रव्यूह तैयार कर रहे हैं। असल में अमित शाह को जोर इसलिए भी लगाना पड़ रहा है क्योंकि ओपिनियन पोल के आंकड़े पूरी तरह पक्ष में नहीं। बीजेपी को टक्कर देने के लिए कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व पर बढ़ रही है और जो फ्री स्कीम का वादा कांग्रेस कर रही है उसकी काट की तैयारी भी चुनौती है। मध्य प्रदेश में बीजेपी और कांग्रेस का मुकाबला कांटे का होता जा रहा है। पिछले चुनाव में दोनों दलों में कड़ा मुकाबला था। अनुमान है कि इस बार भी मुकाबला कांटे का हो सकता है। कम से कम ओपिनियन पोल के आंकड़े तो यही कह रहे हैं। 27 जून को एबीपी न्यूज ने मध्य प्रदेश का ओपिनियन पोल किया था जिसमें बीजेपी और कांग्रेस दोनों को 44% वोट मिलने का अनुमान था। बराबर वोट शेयर की वजह से सीटों का गणित फंसा हुआ है। अमित शाह का फोकस प्रदेश में उन सीटों पर है जहां पार्टी कमजोर है। इन सीटों के लिए माइक्रो मैनेजमेंट की रणनीति अमित शाह ने तैयार की है। बुधवार को भोपाल में गृहमंत्री अमित शाह ने कोर कमेटी के नेताओं के साथ जो बैठक की उसमें यह तय हुआ कि पब्लिक कनेक्ट और बढ़ाया जाए। इसके लिए राज्य में यात्राएं निकाली जाएं और यात्रा की समाप्ति पर भोपाल में एक बड़ी रैली करने की योजना है। फिलहाल मध्य प्रदेश में बीजेपी का फोकस दलित और आदिवासी वोटर्स पर है। पिछले महीने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रानी दुर्गावती गौरव यात्रा के जरिए आदिवासी वोटर्स को लुभाने की कोशिश की। अब संत रविदास की चरण पादुका के साथ निकाली जा रही समरसता यात्रा को लेकर दलित वोटर्स को लुभाने की तैयारी है। अगले महीने यानी अगस्त में प्रधानमंत्री इस यात्रा का समापन करने वाले हैं। बीजेपी अगर मध्य प्रदेश में इन दोनों बड़े वोट बैंक्स को अपने साथ कर लेती है तो फिर सूबे की सियासत में उसका सिक्का चल जाएगा। मध्य प्रदेश में आदिवासी वोटर्स की आबादी 21% है। दलित वोटर्स की आबादी करीब 17% है। आदिवासी सुरक्षित सीटों की संख्या 47 है। दलित सुरक्षित सीटों की संख्या 35 है। बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस की नजर भी दलित और आदिवासी वोट बैंक को साधने पर है। साथ ही कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व की राह पर चलकर बीजेपी को उसकी ही रणनीति से घेरने की कोशिश कर रही है। अमित शाह
कांग्रेस की इस रणनीति को समझते हुए रणनीति की नई लकीर खींचने में जुटे हुए हैं। मध्य प्रदेश से अब आपको उत्तर प्रदेश की एक खबर बताते हैं। समाजवादी पार्टी के महासचिव शिवपाल सिंह यादव ने यूपी पुलिस पर बड़ा हमला किया है। कल देर रात शिवपाल यादव ने लखनऊ के एक थाने का घेराव कर दिया और अपने करीबी को छुड़ा कर ले गए। आधी रात शिवपाल ने क्यों किया थाने का घेराव, इस रिपोर्ट में दिखाते हैं। देर रात सड़कों पर भीड़ का हुजूम, चारों तरफ भीड़ के नारों की गूंज। जिस गाड़ी के साथ साथ ये भीड़ कदम ताल कर आगे बढ़ रही है, उस गाड़ी में मौजूद हैं समाजवादी पार्टी के नेता शिवपाल यादव। और सवाल उठता है कि आखिर लखनऊ की इन सड़कों पर आधी रात को शिवपाल यादव को उतरना क्यों पड़ा। समर्थकों की भीड़ के साथ शिवपाल यादव को गौतमपल्ली थाने में हाजिरी क्यों लगानी पड़ी। सवेरे खुलासा होगा और बातों का सबका खुलासा होगा जल्दी। देर रात हंगामे के बीच शिवपाल यादव ने अपने कार्यकर्ताओं को शांत कराकर घर भेजा। रात के अंधेरे में चले इस हाई वोल्टेज ड्रामे के केंद्र में ये शख्स है जिसका नाम है अंकुश शर्मा। अंकुश शर्मा की पहचान शिवपाल यादव के निजी सचिव की है और कल जब यूपी पुलिस ने लखनऊ में अंकुश शर्मा को पूछताछ के लिए बुलाया तो शिवपाल यादव ने अंकुश के बहाने यूपी की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए और यूपी पुलिस पर भी गंभीर आरोप लगाए। पूरे उत्तर प्रदेश की पुलिस इसी तरीके से जैसे कल अंकुश शर्मा की गाड़ी में असला रख करके झूठे केस में फंसाना चाहती है, इसी तरीके से जाने कितने निर्दोष लोगों को पुलिस जेल भेज और कहां, जहां गौतमपल्ली में पूरा पुलिस से लेकर बड़े बड़े अधिकारी से लेकर के यहाँ मौजूद है और इस तरीके से निर्दोष लोगों अगर जेलों में भेजा जाए तो अब तो जांच का विषय है, अब तो जांच कराएं। शिवपाल यादव ने अपने निजी सचिव अंकुश शर्मा को फंसाने का आरोप लगाया, जबकि यूपी पुलिस संदिग्धता के आधार पर कार्रवाई की बात कह रही है। आज दिनांक 27/7/2023 को थाना गौतमपल्ली क्षेत्र में चेकिंग के दौरान एक व्यक्ति जिनका नाम अंकुश शर्मा है, जो कि अपने 4 पहिया वाहन से जा रहे थे, उन्हें संदिग्धता के आधार पर रोका गया था, जिसके उपरांत उनको थाने पर तथ्यों की जांच हेतु लाया गया। जांच उपरांत उन्हें थाने से रवाना किया गया। इस संबंध में संपूर्ण जांच में जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उन पर निष्पक्षता के साथ कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सवाल ये कि अगर शिवपाल यादव रात को ही थाने पर नहीं पहुंचते तो क्या पुलिस यही बात कहती जो अब कह रही है। फिलहाल तो इस घटना ने लखनऊ पुलिस की कार्यशैली को सवालों के घेरे में ला दिया है। एक तरफ बीजेपी यूपी में कानून व्यवस्था को मॉडल के रूप में पेश करती है और दूसरी तरफ शिवपाल यादव कानून व्यवस्था के नाम पर ही योगी सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। राजस्थान में कौन बनाएगा सरकार, इस सवाल के बीच कांग्रेस नेता सचिन पायलट का बड़ा बयान सामने आ गया है। पायलट ने कहा है कि 2023 में जहां जहां चुनाव होंगे वहां कांग्रेस की सरकार बनेगी। पायलट ने यह भी कहा है कि बीजेपी के पास कोई मुद्दा नहीं बचा है, इसलिए वो लाल डायरी का मुद्दा उठा रही हैं। भारतीय जनता पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, वो मुद्दे ढूंढते रह जाते हैं, समय निकल जाता है। बड़ी अजीब बात है कि भाजपा केंद्र में सरकार में विफल है और राजस्थान में विपक्ष में विफल है। ऐसी पार्टी जो ना सरकार चला पा रही दिल्ली में और राजस्थान में विपक्ष की भूमिका निभाने में बिल्कुल नाकाम रही है, इस पार्टी को लोग नकारेंगे। जहाँ जहाँ भाजपा की डबल इंजन सरकार है, मणिपुर में थी वो फेल हो गई, हिमाचल में थी वो फेल हो गई, कर्नाटक में थी वो फेल हो गई। जब डबल इंजन फेल हो रहा है तो सिंगल इंजन तो काम ही नहीं कर सकता। तो यहाँ पर सरकार मध्य प्रदेश में, राजस्थान में, तेलंगाना में, छत्तीसगढ़ में, चारों स्टेट्स में सरकार कांग्रेस पार्टी की बनने जा रही है। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।